हाँ, चलो देखो अभी इधर देखो, हमने लास्ट लेक्चर में जो कल का लेक्चर हुआ है बेटा, उसमें हमने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा है। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट दैट इज द नथिंग बट द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? बाय जे थॉमसन। इसमें हमने यूज किया था, दैट इज जे थॉमसन ने यूज किया था, एक ट्यूब यूज किया था जिसे हमने क्या बोला है? कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब। और मैंने उससे पहले ये बोला था आपको कि कोई भी जो एटम्स है या एटम्स के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल होता है, ये सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसे बोला था इलेक्ट्रोलिसिस, बोला था उसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट किया था। सॉल्ट लिया था हमने, एक कंटेनर में हमने सॉल्ट लिया था, उसमें क्या क्या सॉल्ट का सॉल्यूशन दिया था बेटा। उसके अंदर दो रॉड इमर्स किए थे, एक हमने पॉजिटिव को जोड़ा था, एक नेगेटिव को जोड़ा था। जो पॉजिटिव था उसे एनोड कहा और जो नेगेटिव था उसे क्या कहा था? कैथोड कहा था। देन उसके अंदर आपको पता है सॉल्ट जो है उसके अंदर आयंस है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, Na पॉजिटिव Cl माइनस। तो वो क्या करते हैं, जैसे हम बैटरी ऑन करते हैं तो वो जो आयंस है वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ माइग्रेट होना शुरू कर देते हैं। जैसा पॉजिटिव आयन होगा तो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव आयन होगा तो पॉजिटिव के अंदर जाएगा। तो उस पर से बेटा जीजे स्टोनी ने भी ये रियलाइज किया कि एटम्स के अंदर एक ऐसा कोई चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसने उसको सबसे पहले क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन बोला था। जीजे स्टोनी ने इलेक्ट्रॉन बोला था ना 1891 में, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस वो प्रूव नहीं कर पाया था। उसका जो एग्जिस्टेंस है वो किसने प्रूव किया था? जे थॉमसन ने, बाय यूजिंग सीआरटी, कैथोड रे ट्यूब। और कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या था बेटा, मैंने आपको दोबारा से बताना है। और इतना सब कुछ करने के बाद में भी, वो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के बाद में भी, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का E/m रेशियो निकाल पाया था, ना कि इलेक्ट्रॉन का मास निकाल पाया था, ना कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज निकाल पाया था। क्लियर है बात? सिर्फ उसने चार्ज टू मास रेशियो बताया था, E/m। E/m का मतलब होता है चार्ज टू मास रेशियो। कैसे निकाला था आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं उसकी, ठीक है। इधर देखो बेटा क्या किया था, सीआरटी एक्सपेरिमेंट क्या था। इधर देखिए आप, जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, जो कल जो बच्चे प्रेजेंट थे उन्हें पता है बेटा, मैं थोड़ा सा इसे शॉर्ट में बताऊंगा। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक सिलेंड्रिकल ट्यूब ली गई थी इस तरीके से। देखिए एक बेटा एक सिलेंड्रिकल ट्यूब थी और इसमें से जितना एयर आप जितना गैस निकाल सकते थे निकाल लिया गया वैक्यूम पंप के जरिए से। देखो यहां पे मैंने बताया था कि वैक्यूम पंप लिया गया और ये वैक्यूम पंप के जरिए से इसमें से जितना हो सके उतना गैस निकाल लिया गया था। और जो प्रेशर रखा गया था यहाँ पे, कितना था प्रेशर बोलो? 10⁻³ atm। मतलब यहाँ पे ये जो प्रेशर लिया गया है बेटा, ये हाई प्रेशर है कि दैट इज लो प्रेशर। ये बात मैं आपको बताऊंगा कि लो प्रेशर क्यों लिया गया था और हाई प्रेशर अगर हम ले लेंगे तो क्या होने वाला है, ठीक है। ये बात हम डिस्कस करने वाले हैं, आज ही के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसे, ठीक है। अब इधर देखिए, और ये जो सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है इसके अंदर दो प्लेटें रखी गई, एक ये पहली प्लेट है और ये बेटा दूसरी प्लेट है, ठीक है। इस तरीके से प्लेट की तरह ही बता देता हूं, एक पहली प्लेट और ये दूसरी प्लेट। और पहली प्लेट क्या किया गया बोलो? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ी गई, सही है। और दूसरी जो प्लेट है बेटा वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ी गई। अब जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ी गई, सॉरी ये उल्टा हो गया क्या? हाँ उल्टा हो गया, एक मिनट रुकिए। एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ी गई बेटा और एक नेगेटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव को जोड़ा था उसे क्या कहा बोलो? एनोड, सही है। यही एनोड है, यही क्या है? एनोड है। और जो नेगेटिव को जोड़ा था उसे क्या बोला बेटा? दैट इज कैथोड। उसे क्या बोला? कैथोड। गलत हो गया ना, उल्टा हो गया ना। हाँ ये बेटा मैं पहले ही बता रहा था फिर, है ना। इधर देखिए आप, ऐसा भी बता सकते, कोई बात नहीं, ऐसा भी हम बता सकते हैं, उसमें कोई यहां पे दिक्कत नहीं है। कैथोड इधर चाहिए और एनोड इधर चाहिए, ठीक है, सही है ना। अभी देखो ये है बेटा नेगेटिव और ये क्या है? पॉजिटिव। अब ये जो है ये क्या होने वाला है? ये अब कैथोड होने वाला है। ये क्या होने वाला है? कैथोड। नेगेटिव कैथोड होता है और पॉजिटिव क्या होता है? एनोड होता है। ये बात हम कल कर चुके हैं, ठीक है, यहां तक के था। अब इसके अंदर गैस है, इसके अंदर क्या है? गैस है, बहुत कम गैस है, बहुत ज्यादा गैस नहीं है बेटा। अब थोड़ा नई बात करेंगे आगे, हम कल जो बातें कर चुके हैं वो भी करने वाले हैं और कुछ नई बात भी होगी यहाँ पे। इसके अंदर जो गैस है थोड़ा मतलब कम गैस है, जितना गैस हो सकता था पॉसिबली हमने क्या कर दिया, उस गैस को यहां से निकाल दिया। ओए इधर देख बेटा, तो इस चेंबर के अंदर या कंटेनर के अंदर बेटा क्या है? गैस है, जिसका प्रेशर कैसा है? लो प्रेशर है। और दूसरी बात, यहां पे जो वोल्टेज यूज किया था हमने वो हाई वोल्टेज यूज किया था। कैसे यूज किया था बेटा? हाई वोल्टेज। कितना था? 10⁻⁴ वोल्ट। कितना था? 10⁻⁴ वोल्ट। यही था सीन, यहां तक के था। अब देखो हुआ क्या,
जब हमने लो वोल्टेज यूज किया तो बेटा कोई ग्लो नहीं नजर आ रहा था, लेकिन जैसे ही 10,000 के अप्रोक्सीमेट वोल्टेज पहुंच रहा था तो एक चमक आ रही थी, एक ग्लो आ रहा था। और वो ग्लो कैसे पता चल रहा था हमें? हमने एनोड के पीछे बेटा एक स्क्रीन रखी थी इस तरीके से, देखो एनोड के पीछे हमने एक क्या रखा था यहां पे? स्क्रीन। क्या बोला उसे? फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्या करती है? हमें इंप्रेशन बताती है। क्या बताती है? इंप्रेशन। जो इनविजिबल रेडिएशंस रहते हैं उनके हमें स्पॉट मिलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। आपने रुदरफोर्ड का एक एक्सपेरिमेंट तो बचपन में पढ़ा होगा, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का। उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया था, एक लीड बॉक्स में रखा था उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, और उसमें से रेज निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे? रेज। और उसके ऊपर उसने रख दी थी एक प्लेट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो उस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसके स्पॉट मिल रहे थे ना, तो वही हम फोटोग्राफिक प्लेट ले सकते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो बेटा इनविजिबल रेडिएशन का इंप्रेशन को दिखाती है। यहां से रेज गुजर रहे, क्या आपको नजर आ रहे हैं? नहीं ना। अगर कोई रेज यहां से गुजर रहे बेटा, तो रेज इनविजिबल होते हैं ना, तो उसको चेक करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए उसके रास्ते में एक स्क्रीन लगाई जाती है जिसके ऊपर उसके स्पॉट मिलते हैं, उसके इंप्रेशन मिलते हैं। और जिस स्क्रीन पे इनविजिबल रेडिएशन के इंप्रेशन पाए जाते हैं उसे बोला जाता है फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये जो फ्लोरोसेंट जनरली बेटा होती है ZNS की, इसे कहते हैं जिंक सल्फाइड। क्लियर है बात? यहां पे फ्लोरोसेंट स्क्रीन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जो इनविजिबल रेडिएशन है उसका हमें इंप्रेशन दिखाई दे। क्लियर है बात? यहां पे पूरा ऐसा इनविजिबल, यहां पे क्या लगाई हुई है बेटा? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई हुई है। ये आपको एलोइश नजर आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, लो वोल्टेज पर तो कोई रेडिएशन नजर नहीं आ रहा था। इसका क्या मतलब है? लो वोल्टेज पर कोई रेडिएशन नहीं नजर आ रहा था, इसका मतलब है कि वो कैथोड रेज बेटा, कैथोड रे जो है वो लो वोल्टेज पे प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। अब जैसे ही वोल्टेज को हाई किया गया तो यहां से बेटा कुछ रेज नजर आई, जो कहां से कहां जा रही थी? बोलो बेटा। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। अब कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, मतलब एनोड तो पॉजिटिव है। एनोड क्या है? पॉजिटिव है। और एनोड पॉजिटिव की तरफ जा रही है, मतलब उस रेडिएशन का नेचर कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और उसी को क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ में आ रहा है कि ये जो इनविजिबल रेडिएशन है बेटा, जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है, एक्चुअली ये करेक्ट नहीं है बेटा कि वो कैथोड से निकलेगी, बीच में से भी निकल सकती है। मैंने कल ही बताया आपको, सही है ना। वो जो रेडिएशन है ऐसा नहीं है बेटा कि वो कैथोड से ही निकल रही है, लेकिन वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। तो इस रेडिएशंस को बोला, विच रेडिएशंस? दैट इज कैथोड रेडिएशन या कैथोड रे। क्या बोलेंगे आप इसे? बोलो कैथोड रे। मतलब कैथोड रे इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन। अरे कैथोड रे इज नथिंग बट दी इलेक्ट्रॉन। अब मैंने आपको यह बोला कि उसका ओरिजिन ऐसा नहीं है कि कैथोड ही है। ये जो रॉड लगाया गया है बेटा, ये जो प्लेट है नजर आ रही है ना आपको, इधर देखिए आप, ये नजर आ रही है, तो हमने बोला है कि इस प्लेट से निकल रहे हैं, इस प्लेट से निकल रहे हैं, सही है ना। तो ये है एक इलेक्ट्रोड है, ये भी दूसरा इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड बोले तो रॉड, जैसे कि मैंने आपको कल माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट में बताया, 2 रॉड हमने इमर्स किए थे ना। तो ये जो प्लेटें लगाई गई है, ये जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है या कैथोड रेस का जो निकलना है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपेंड नहीं करता कि इलेक्ट्रोड किस मेटल का, किस मटेरियल का बना हुआ है। चाहे वो प्लैटिनम का हो, चाहे वो गोल्ड का हो, चाहे कॉपर का हो, उससे कोई मतलब नहीं। उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज? कैथोड रेस की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है बेटा, वो नेचर ऑफ रॉड पे या नेचर ऑफ प्लेट पे डिपेंड नहीं करती है। आप प्लेट कोई भी ले लीजिए, समझ में आ रही है बात यहां पे? चाहे प्लैटिनम लीजिए, गोल्ड लीजिए, कॉपर लीजिए, सिल्वर लीजिए, जिंक लीजिए, उसके ऊपर कैथोड रेस का निकलना डिपेंड नहीं करता है। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये जो कैथोड रेस होती है एक हाई वेलोसिटी पार्टिकल है। क्या है? हाई वेलोसिटी पार्टिकल। और ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। क्लियर है बात यहां पे? हाँ, दूसरी बात, जब बेटा कोई फील्ड हम इसे नहीं अप्लाई करते, ना ही मैग्नेटिक फील्ड और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। So, this ray travel in straight line in the absence of magnetic and electric field। सबको समझ में आ रही है बातें? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये जो रेज है ये कैसे जाएगी बेटा? स्ट्रेट लाइन जाएगी। क्लियर है? दूसरी बात, कल के लेक्चर में बोला था, इट कास्ट द शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्लेस इन बिटवीन इन इट्स पाथ। अगर उसके पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो उसकी शैडो कास्ट कर देता है। समझ में आ रही है ना बात? ये जो लाइट, जो रेडिएशन है ऐसे जा रही है, इसके बीच में आप कोई ऑब्जेक्ट रख दो तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो कास्ट हो जाएगी। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई मैकेनिकल वर्क इफेक्ट हो जाएगा, जैसे कि हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा। या अगर आपने वहां पे स्मॉल पैडल व्हील रख दिया तो स्मॉल पैडल व्हील रोटेट होने लगेगा। समझ में आ रही है बात यहाँ पे, क्लियर है? मतलब इसका पार्टिकल नेचर भी है। ये बातें क्या बताती है हमें, उसका पार्टिकल नेचर बताती है। अब मैंने ये बोला था आपको कि बेटा ये जो कैथोड रेज है ये हाई वेलोसिटी पार्टिकल है, हाई वेलोसिटी पार्टिकल है। तो जब ये हाई वेलोसिटी पार्टिकल मूव करती है तो अगर इसके बीच में कोई गैस होगा, मैंने बोला ना यहां पे कोई गैस होगा, ये देखिए आप, ये कोई गैस होगा, तो ये गैस को भी क्या कर देगी, आयोनाइज कर देगी। गैस कैसे आयोनाइज होगा, इधर देखिए आपको पता है कि कोई भी एटम हो, वो एटम इस तरीके से होता है, हमने माना है ना कि इस तरीके से स्फेरिकल टाइप होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एटम का जो सेंटर होगा बेटा उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से एक पर्टिकुलर दूरी पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो इस न्यूक्लियस के अराउंड क्या होगा बेटा, लगातार रिवॉल्व होगा। सबको समझ में आ रही बातें? देखो बेटा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे न्यूक्लियस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो लगातार घूमेगा बेटा, किसके अराउंड घूमेगा, न्यूक्लियस के। इसका क्या मतलब है, मुझे एक बात बताइए, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज। मतलब इनमें दोनों में क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पीछे वालों को नजर तो आ रहा है ना कि छोटा हो गया बेटा, इन दोनों में, न्यूक्लियस में और किसमें, इलेक्ट्रॉन में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो मुझे एक बात बताइए, क्या यह न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ना चाहेगा, या इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ना चाहेगा, नहीं छोड़ा जाएगा। अरे दोनों के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना बेटा, वो एक में से एक रस्सी से, मतलब एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या हुए हैं, बंधे हुए हैं। समझ में आ गई बात? अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना है तो एक अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी कि नहीं ना। अब मैं मान लीजिए मैं किसी और से, मेरे दोस्त से बेटा, फ्रेंड से हाथ बांध के ऐसे खड़ा हूं, तो मुझे अगर उससे छुड़ाना है तो आपको मुझ पे जोर लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एनर्जी लगानी पड़ेगी, वैसे निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा। लाइक दैट बेटा ये इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस से ऑफ अट्रैक्शन से बंधा हुआ है। तो अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को निकालना है यहां से तो क्या देनी पड़ेगी बेटा, एनर्जी देनी पड़ेगी ना। जैसे ही हम यहां पे इसे एनर्जी देंगे, कुछ गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे, जैसे ही कुछ एनर्जी देंगे, आपको समझ में आ रही ना बातें बेटा, किसको देना पड़ेगा रे एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को। जैसे ही आपने एक सुटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी किसको दी बेटा, इलेक्ट्रॉन को। कैसे दी, एनर्जी, तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागेगा। आगे सबको समझ में, वैसे इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के भागेगा। देखो एक्चुअली ये गलत रिप्रेजेंटेशन है, सही रिप्रेजेंटेशन ये है कि पर्टिकुलर गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां पे आई, किसके ऊपर आई बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के भागा यहां से। और जैसे ही बेटा एटम से, ये न्यूट्रल एटम था, ये क्या था, न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम से जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर निकलेगा तो ये जो एटम है, ये जो एटम है बेटा, ये जो एटम है, इस एटम पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और साथ में क्या मिलेगा आपको, इलेक्ट्रॉन। क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। आगे सबको समझ में क्लियर है? देखो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम से निकलेंगे बेटा, उतने ही उस पे क्या आने वाले हैं, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। क्या आएंगे, पॉजिटिव चार्ज। सबको समझ में आ गई बात? अब मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो है इस तरीके से जब इलेक्ट्रॉन निकलता है किसी भी एटम में से, तो यहां पे बन जाता है आयंस। क्या बन जाता है, आयंस। और इसे बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन। क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन। आ गया सबको समझ में? आयोनाइजेशन किसे बोलेंगे, जब किसी भी न्यूट्रल एटम से बेटा उसके वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन निकलना बाय सप्लाइंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी, बाय सप्लाइंग अ गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसे क्या बोला जाएगा, दैट इज आयोनाइजेशन। क्या बोला जाएगा, आयोनाइजेशन। सबको समझ में आ रहा है, इसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। अगर ये एटम है तो आयोनाइजेशन ऑफ एटम बोलेंगे, गैस है तो आयोनाइजेशन ऑफ गैस बोलेंगे। क्लियर है? लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, आयोनाइजेशन। इलेक्ट्रॉन का निकलना किसी भी एटम से, उसे क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन। तो देखो आपको समझ में आ रहा है ना, आयोनाइजेशन। तो उसी प्रकार मैंने ये जो बोला है, कैथोड रे इतने एनर्जेटिक पार्टिकल होते हैं कि किसी भी गैस को क्या कर सकते हैं, आयोनाइज। कोई भी गैस हो, चाहे वो बेटा वो ऑक्सीजन हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे हेलियम हो, चाहे आप क्लोरीन ले लीजिए, चाहे फ्लोरीन ले लीजिए, तो इनका क्या करा के छोड़ते हैं, आयोनाइजेशन करा के छोड़ते हैं। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आयन, फॉर्मेशन ऑफ आयन फ्रॉम द न्यूट्रल स्पीसी विच इज कॉल्ड एज द आयोनाइजेशन। क्या बोलेंगे उसे, आयोनाइजेशन। आ रहा है सबको समझ में कि आयोनाइजेशन किसे कहेंगे बेटा? देखो इधर, अगर मैंने क्या किया, इधर देखो बेटा, हमने लिया हीलियम। क्या लिया, हीलियम। हीलियम के ऊपर हमने डाला कैथोड रे, आयोनाइजिंग रेडिएशन है, रेज है या नहीं है, है। जो बेटा आयोनाइज करा दे, गैस को क्या करा दे, आयोनाइज। गैस में का इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक दे बाहर,
उसे कहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन और आयोनाइजिंग रेस। तो ये कैथोड रेस एनर्जेटिक पार्टिकल है, जैसे हीलियम से टक्कर मारेगा बेटा, समझ में आ रही ना बातें आपको? अरे बेटा ये कैथोड रेस कैथोड से निकल रहे हैं और किधर जा रहे हैं? एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच में जो भी रास्ते में आएगा उसके भी इलेक्ट्रॉन को निकाल के फेंक देंगे। सबको समझ में आ गई बात? क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल है। क्लियर है? तो हीलियम से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हीलियम पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, प्लस क्या मिलेगा आपको? 2 इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे एक इलेक्ट्रॉन तो निकला है यहां से, अरे कैथोड रे बोले तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, कैथोड रे बोले तो क्या है? इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर मैंने ऑक्सीजन लिया बेटा, ऑक्सीजन पे अगर आपने कैथोड रे डाला तो बोलो क्या हो जाएगा? O2 प्लस, प्लस क्या होगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर मैंने नाइट्रोजन पे डाला, सबको समझ में आ रही है बातें? नाइट्रोजन पे डाला तो बोलो क्या हो जाएगा? बोलो रे, बोलो ना यार, दैट इज N2 प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अब आप कोई भी गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन पे जैसे ही टक्कर मारी बेटा किसने? कैथोड रेज ने। किसने? कैथोड रेज ने। तो बोलो क्या बन जाएगा? H2 प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी तो कैथोड रे है ना, फिर ये भी तो क्या हो जाएगी? कैथोड रे। सबको समझ में आ रहा है कि बेटा जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं, क्या मैं इन्हें कैथोड रेज नहीं कह सकता? ये जो इलेक्ट्रॉन निकले बेटा, क्या हम इन्हें कैथोड रेज नहीं कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते। तो देखो कैथोड रे बीच में से भी तो निकल रही है, फिर गैस जो मौजूद है बेटा, उस गैस से भी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं बेटा। जो गैस जो प्रेजेंट है, इधर देखो बेटा, ये जो गैस यहां पे मौजूद है इस सिलेंडर में फिल हुआ, वो आयोनाइज होने के बाद में उसमें से भी तो कैथोड रेज निकल रही है। तो फिर ये बोलना गलत हो जाएगा ना कि कैथोड रेज कैथोड से निकलती है करके। समझ में आ रही ना बातें? अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा? कैथोड रे कैथोड से निकलती है, लेकिन उसका ओरिजिन बीच में से भी होता है कई बार। वो गैस को आयोनाइजेशन होने के बाद में भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो उसे भी हम क्या बोलते हैं? दैट इज कैथोड रेज। अब मुझे एक बात बताइए, जो गैस का आयोनाइजेशन होने के बाद में जो कैथोड रेज बाहर निकल रही है, देखो हीलियम से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो ये सारी कैथोड रेज सेम है कि डिफरेंट है? सेम है सारी कैथोड रेज, चाहे वो हीलियम से निकले, चाहे बेटा वो किससे निकले? ऑक्सीजन से निकले, चाहे वो नाइट्रोजन से निकले या चाहे हाइड्रोजन। सारी कैथोड रेज कैसी है? सेम है कि डिफरेंट है? सेम है। समझ में आ रही ना बातें? तो बताइए आप मुझे, अगर गैस अगर हमने चेंज कर दिया तो कैथोड रेज चेंज हो जाएगी क्या? नहीं चेंज हो जाएगी। चाहे आप गैस कोई भी ले लीजिए, सारी कैथोड रेज क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो क्या कैथोड रेज का जो नेचर है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है या इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट। आ रही है बात सबको समझ में? द नेचर ऑफ कैथोड रेज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन दी नेचर ऑफ गैस। सबको समझ में आया है नहीं आया? अरे यार आप कोई भी गैस ले लीजिए, सारी कैथोड रेज जो निकलेंगी उनका रंग, कलर, उनकी प्रॉपर्टी सारी एक जैसी हो जाएगी। ठीक है, रंग कलर की बात नहीं कर रहे, मजाक से बोल रहा हूं। सो बेटा उनकी सारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। वो गैस पे डिपेंड नहीं करती है। चाहे आपने इस सिलेंड्रिकल ट्यूब में कोई भी गैस लिया हो, तो सब कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? सेम होगी। जितने भी कैथोड रेज है उनकी प्रॉपर्टी क्या होने वाली है? सेम होने वाली है, चाहे आप गैस कोई भी ले लीजिए। क्लियर है बात? आ गया सबको समझ में? सारी प्रॉपर्टी बता रहा हूं आपको कि क्या होता है करके। आ रहा है ना सबको समझ में? बताया था कि कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं। समझ में आ रहा है? कैथोड से निकलते हैं और एनोड की तरफ जाते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे? कैथोड रे। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो ये कैसे ट्रैवल करेंगे? स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? बात करेंगे ना कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड आ गई तो इनका क्या हशर होगा या हाल होगा इनका, ये किधर डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये भी बात करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनिएगा। क्या ये कैथोड रेस का जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज है ये नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है? नहीं। चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लीजिए, चाहे आप कोई भी इलेक्ट्रोड ले लीजिए, क्या नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है? नहीं डिपेंड करती है। नेचर ऑफ गैस पे भी बेटा डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है बात यहां पे? हाँ। अब ये जो है ये कैथोड रेज हाई वेलोसिटी पार्टिकल है, जो गैस को भी क्या कर सकती है बेटा? आयोनाइज। गैस को भी क्या कर सकती है? आयोनाइज। और भी नए टाइप के नए और भी क्या प्रोड्यूस कर सकती है? कैथोड रेज। तो कैथोड रेज का ओरिजिन कैथोड से है क्या? नहीं। ऑलवेज अगर बोला जाए तो गलत हो जाएगा। तो कैथोड रेज कैथोड से भी निकलती है और कहां से निकलती है बेटा? बीच में से भी निकलती है। आ गया सबको समझ में? ऐसे बोलना गलत हो जाएगा कि कैथोड रेज का ओरिजिन कैथोड है करके। बट इसे बोला क्यों गया कैथोड रेज? क्योंकि बेटा ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। और दूसरी बात एनोड पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। देखो ना बेटा, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए तो बोला हमने कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये नेगेटिव इसे रिपेल कर रहा है ना। ये जो कैथोड है बेटा, ये इसे रिपेल कर रहा है और ये इसे क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसके पीछे
इसके जैसे ही बेटा ये कैथोड से एनोड की तरफ आएगी तो यहां पे हमें एक ग्लो मिलेगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन पे। कौन सा ग्लो था बेटा वो? दैट इज ग्रीन ग्लो। ये बात ध्यान में रखना आपने, ग्रीन ग्लो। अब आपको एक बात और बता दूं, इधर देखो बेटा, अब जिस तरीके से इस सीआरटी एक्सपेरिमेंट में नेगेटिव रेज बाहर पड़ रही है, कौन सी रेडिएशन बाहर पड़ रही है? क्या पॉजिटिव रेडिएशन नहीं निकल रही है कि यहां पे देखो, ये तो पॉजिटिव रेडिएशन हो जाएगी ना। जो गैस इसके अंदर फील करा हुआ है, ये भी तो सोचना पड़ेगा आपको कि नेगेटिव रेडिएशन थोड़ी ना निकल रही है। नेगेटिव रेडिएशंस के साथ में यहां पे पॉजिटिव रेडिएशन भी तो निकल रही है। तो बताइए ये पॉजिटिव रेडिएशन एनोड की तरफ जाएगी या कैथोड की तरफ जाएगी? आराम से सोचो, इस पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। किधर जाएगी? नेगेटिव की तरफ की पॉजिटिव की तरफ? नेगेटिव की तरफ। नेगेटिव एनोड है कि कैथोड है? मतलब ये जो पॉजिटिव रेज है, सबको समझ में आया? इन्हें तो बोला हमने कैथोड रेज, इसे क्या बोला बेटा? कैथोड रे। तो ये जो पॉजिटिव रेज है, नजर आ रही है आपको सबको? ये जो पॉजिटिव रेज है बेटा, ये वाली जो पॉजिटिव रेज है, ये आपको नजर आएगा कि एनोड से किधर जाएगी? कैथोड की तरफ। तो इन्हें क्या बोलेंगे? एनोड रे। क्या बोलेंगे इन्हें? एनोड रे। हालांकि ऐसा बोलना गलत है, इसे बोला जाता है पॉजिटिव रेज। कौन सी रेज बोलेंगे? पॉजिटिव रेज। सबको समझ में आया? ये रेज जो है बेटा उस दौरान डिस्कवर हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसने उसे उस टाइम में डिस्कवर नहीं किया बेटा। उसे 1911 में गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। लेकिन हालांकि देखा जाए तो उस सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब में दोनों भी टाइप की रेज है, एक है पॉजिटिव रेज और एक है नेगेटिव रेज। बट उसका जो फोकस था जे थॉमसन का पूरा नेगेटिव रेज के ऊपर था, इसलिए सिर्फ उन्हें डिस्कवरी ऑफ क्या किया था बेटा? कैथोड रेज, नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन। मतलब हो जानी चाहिए थी ना पॉजिटिव रेज भी, बट पॉजिटिव रेज की तरफ बेटा उसका उस टाइम में फोकस नहीं था, इसलिए पॉजिटिव रेज के बारे में उसने कोई बात नहीं की। फिर उसके ऊपर दादा और इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया था गोल्डस्टीन ने, और पॉजिटिव रेज और प्रोटॉन को क्या किया था? डिस्कवर किया था। बाद में बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। लेकिन आपको बात समझ में आ रही है ना कि उसी टाइम में पॉजिटिव रेज भी वहां मौजूद थी। क्लियर है सबको बातें? आगे सबको समझ में? देखो बेटा यहां पे, अब देखो इधर देखो, मैंने बोला आपको कि ये जो रेज है विदाउट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। लेकिन जब हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा इसका? देखो अब मुझे एक बात बताइए, कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो कैथोड रेज को अगर मैं इसमें से पास करूंगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएगी या नेगेटिव की तरफ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ जाएगी। तो देखो क्या किया था बाद में, देखिए हुआ क्या था। हमने देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखिए आप, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर वाली जो प्लेट है ये क्या है? पॉजिटिव प्लेट है, और नीचे वाली जो प्लेट है ये है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। अब मैंने क्या किया बेटा, इसमें से इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, इसमें से इलेक्ट्रॉन को मूव कराया, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन को भेजा है। इलेक्ट्रॉन जो है एक हाई वेलोसिटी से इस इलेक्ट्रिक फील्ड में से हमने क्या करना है? इलेक्ट्रॉन को भेजना है। ये कौन सी फील्ड है बोलो? ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे तो इलेक्ट्रॉन को हमें हाई वेलोसिटी से भेजना होता है, और इलेक्ट्रॉन को हाई वेलोसिटी से भेजने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं बेटा साइक्लोट्रॉन। क्या बोलते हैं बोलो? साइक्लोट्रॉन। ये वेलोसिटी देता है मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को। मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब छोटे पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या है? न्यूट्रॉन है। इन्हें अगर मुझे भेजना है इसमें से तो वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा ना, हाई वेलोसिटी से भेजना पड़ेगा। तो उस पार्टिकल को जो वेलोसिटी देने का काम करता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? साइक्लोट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन। अब जैसे ही आप साइक्लोट्रॉन से इस इलेक्ट्रॉन को मूव, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएगा पहले तो, और बाद में ऊपर चला जाएगा, बाद में चला जाएगा ऊपर। आगे सबको समझ में? इधर देखो बेटा, ये ऊपर क्यों जा रहा है? सबको समझ में आया या नहीं आया? देखो आप क्या करते हो बेटा, आप जब पत्थर फेंकते हो तो पत्थर पहले सीधा जाता है और बाद में ऐसे गिर जाता है ग्रेविटी की वजह से। और सीधे क्यों जा रहा है? क्योंकि आपने एक उसके ऊपर फोर्स लगाया, आपने एक उसके ऊपर ऐसा फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, तो वो ऐसे जाएगा कुछ हद तक के, बाद में ऐसे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले स्ट्रेट क्यों गया? क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है। और दूसरी बात, ये ऊपर ऐसे क्यों गया? क्योंकि उसको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ऊपर खींच रही है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट होगा या नहीं होगा? होगा ना। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को मूव कराया जाता है तो इस इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है बेटा, ये वाला जो पाथ दिख रहा है ना आपको ऐसे, इस वाले पाथ को कहते हैं बेटा हाइपरबोला। क्या बोला?
हाइपरबोला। सबको समझ में आ रही है बेटा? इस पाथ को बोला जाता है कौन सा पाथ? हाइपरबोला पाथ। सब देखो यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में अगर कहा जाएगा तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? नहीं 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 नहीं, मैग्नेटिक फील्ड है क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप बेटा, मैं आराम से बोल रहा हूं ना, तो आप सुनिए, आराम से सुनिए आप, कि अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराया जाएगा तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला। आप सब मिलके बोलना है, दैट इज हाइपरबोला। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आया? अब अगर हमने यहां पे क्या ली बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या ली? मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड भी लिख के बताता हूं आपको, इधर देखिए आप, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये बेटा हमारे पास में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना है, किसको मूव कराना है? इलेक्ट्रॉन को। बेटा किसको मूव कराना है यहां पे? इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के दो तरीके हैं। या तो आप इलेक्ट्रॉन को बेटा 90 डिग्री के एंगल, मतलब 90 डिग्री के एंगल में उसे क्या करो, मतलब प्रोजेक्ट करो, ऐसे प्रोजेक्टाइल की तरह उसे फ्लो करो, या फिर उसे मूव करा दो 90 डिग्री के एंगल से, या तो 90 डिग्री से कम या ज्यादा, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर आपने दो तरीके है बेटा, या तो आप 90 डिग्री के एंगल से उसे फेंक सकते हो, किसके अंदर? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, या तो बेटा 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से कम, मतलब थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। थीटा इज नॉट इक्वल टू 90। अगर आपने उसे थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 से भेजा, इलेक्ट्रॉन को हमने मूव कराया, देखो इलेक्ट्रॉन को हमने भेजा मैग्नेटिक फील्ड में, अगर यहां पे थीटा इज नॉट इक्वल टू क्या है बोलो? 90 डिग्री, तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ऐसे पाथ फॉलो करेगा। आया सबको समझ में? ऐसे पाथ फॉलो करेगा, और इस पाथ को कहते हैं बेटा हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ। बात सबको समझ में आ रही है? तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने इलेक्ट्रॉन को थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री से अगर मूव कराया तो कौन सा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ। पूछा जाएगा आपको, ठीक है? हाँ, अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड ही है, थीटा कितना हो जाए आपके पास में? 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए? 90 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाए? 90 फील्ड है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन अब थीटा कितना है? इक्वल टू 90 डिग्री। तब क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, इस तरीके से आके इसमें सर्कुलर पाथ बना देगा। कौन सा पाथ बना देगा? सर्कुलर पाथ। सबको समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में ही वो दो तरीके के पाथ बताता है। कौन? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो हाइपर, मैग्नेटिक फील्ड में दो तरीके के पाथ बताएगा, या तो बताएगा हेलिकल पाथ और या तो बता देगा सर्कुलर पाथ। कौन सा पाथ बेटा? सर्कुलर पाथ। सबको समझ में आ रहा है? सर्कुलर पाथ कब बताएगा? जब थीटा इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, और थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, तो कौन सा पाथ? हेलिकल पाथ। हेलिकल समझता है ना आपको? वो आपने डीएनए का हेलिक्स देखा होगा, ऐसे होता है ना, हेलिक्स बोलते हैं ना, हेलिक्स बोलते हैं उसे। आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे, वो ऐसा कुछ तो भी होता है, वो पिन होता है ना, पिन, हेयर पिन होती है ना ऐसे। चलो ठीक है, इनकी बात बोल रहा है, मैं आपकी नहीं बात बोल रहा हूं, सो इन्हें पता होगा, ठीक है? तो उसे कहते हैं दैट इज हेलिकल पाथ। कौन सा पाथ कहते हैं बेटा? हेलिकल पाथ। समझ में आ रहा है ना? ये जो पाथ है हेलिकल पाथ है, कौन सी फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में, जब थीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब इफ द थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कौन सा पाथ होगा? सर्कुलर पाथ। ये सीन तो उसे पता चल गया। किसको? किसे? जे थॉमसन को। कौन करा रहा है? कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है बेटा? ये जे थॉमसन करा रहा है। मैंने क्या बोला आपको कि जे थॉमसन ना कि इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज निकाल पाया, ना कि इलेक्ट्रॉन का मास निकाल पाया, लेकिन हाँ चार्ज टू मास रेशो निकाला उसने। तो वही तो बता रहा हूं कि उसने कैसे निकाला, उसने चार्ज टू मास रेशो कैसे निकाला। क्लियर है बात यहां पे? मुझे एक बात बताइए, ये सारा प्रोसेस करने के बाद में उसे कुछ चीजें ऑब्जर्व हुई कि इलेक्ट्रिक फील्ड में ये हाइपरबोला जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ माइग्रेट हो रहा है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में थीटा नॉट इक्वल टू 90 तो हेलिकल पाथ बना रहा है, और थीटा इज इक्वल टू 90 पे कौन सा पाथ बना रहा है? सर्कुलर पाथ बना रहा है। उसने क्या किया? अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है ये, उसको एनर्जी है, जब वो मूव हो रहा है तो उसको कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। और काइनेटिक एनर्जी है मतलब एनर्जी है ना, अगर एनर्जी है तो वो वर्क डन करेगा। समझ में आ रही ना बातें? एनर्जी इज नथिंग बट दी वर्क डन। दैट इज द एनर्जी की डेफिनेशन है बेटा, कैपेसिटी टू डू वर्क और टू परफॉर्म वर्क। वर्क करने की जो बेटा जो क्या होती है, क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं? एनर्जी। अगर बेटा मेरे पास एनर्जी नहीं है तो मैं पढ़ा पाऊंगा कि यहाँ पे? नहीं बेटा। आपके पास में एनर्जी नहीं है तो बेटा आप चल फिर पाओगे कि आराम से? नहीं ना बेटा। कोई भी काम करने के लिए जरूरत होती है किसकी? एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन के पास में एनर्जी है ना? तो एनर्जी है तो कुछ ना कुछ तो काम करेगा वो, मतलब कुछ ना कुछ तो क्या करेगा? वर्क करेगा। लेकिन यहां पे आपको ये तो पता है ना बेटा, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन। क्या हो जाता है? वर्क डन।
सबको समझ में आया, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। अब मुझे एक बात बताइए, अब यहां पे जो एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो इसके वजह से कौन सा वर्क डन होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। देखो एनर्जी जो है वो यहां पे है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। सबको समझ में आ रही ना बातें, आपको क्लियर है ना बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होगा। सो देखिए ये है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से होगा विच वर्क डन, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। और इलेक्ट्रिकल वर्क डन जो होता है बेटा वो किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क लिख दीजिए, वो होता है बेटा किसके बराबर, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर। किसके बराबर, चार्ज इनटू पोटेंशियल। सबको समझ में आया, इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके बराबर होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल के बराबर। क्लियर है सबको। अब मुझे एक बात बताइए, इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम है करके, वो चेंज किया जा सकता है क्या, नहीं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज करनी है या इलेक्ट्रिकल वर्क डन करना है, ये देखो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल वर्क डन। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, वर्क डन। तो अगर ये चेंज करना है मुझे तो पोटेंशियल चेंज करना पड़ेगा। आ रहा है ना सबको समझ में, अरे समझ में नहीं आ रहा क्या यार, देखो चार्ज तो क्या है, फिक्स है, चार्ज क्या है यहाँ पे, फिक्स है। अरे ये क्या है बेटा, फिक्स है, लेकिन ये क्या है, ये वेरिएबल है। अरे ये क्या है, चार्ज में इलेक्ट्रॉन का चेंज कर सकता क्या, नहीं कर सकते। आप कर सकते क्या, नहीं कर सकते बेटा, क्या है वो, फिक्स है। लेकिन अगर मुझे इलेक्ट्रिकल वर्क डन बढ़ाना है या घटाना है तो मैं किसको चेंज कर सकता हूं, पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो वर्क डन बढ़ जाएगा, पोटेंशियल बढ़ा देंगे तो वर्क डन बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल कम कर देंगे तो वर्क डन घट जाएगा। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। यहाँ पे ये चीजें सबको समझ में आ रही है ना बेटा, कि इसका जो चार्ज है ये क्या है, फिक्स है। लेकिन अगर आपको वर्क डन बढ़ाना या कम करना हो तो आपके पास में एक ही रास्ता बचता है, दैट इज चेंज द पोटेंशियल। पोटेंशियल को बढ़ा दोगे तो वर्क डन बढ़ जाएगा, पोटेंशियल को घटा दोगे तो वर्क डन कम हो जाएगा। आ गया सबको समझ में, क्लियर है। अब देखो इस पर से इसके बिहाफ पे उसने E by M रेशो कैसे निकाला। देखो क्या हुआ था, उसने इस एक्सपेरिमेंट को एक बार थोड़ी ना किया बेटा, 1000 बार उसने एक्सपेरिमेंट को क्या करता रहा, रिपीट करता रहा। अब देखो उसने क्या किया, उसने क्या किया, किसने, जे थॉमसन ने। फिर से सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब ली, इधर देखो ये मेरे पास में क्या है बेटा, एक सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। इधर देखिए आप, ये मेरे पास में फिर से दोबारा से सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है। अब थोड़ा सा शेप चेंज कर देता हूं इसका, ये सिलिंड्रिकल ग्लास बेटा, अब थोड़ा सा शेप इसका चेंज कर देंगे, ऐसा कर देंगे, ठीक है। हाँ इसका शेप थोड़ा, वो आप मैंने बोला ना आपको पुराने जमाने में जो टीवी आता था वो ऐसा शेप ऐसे होता था ना पीछे हो, हाँ ठीक है। चलिए इधर देखिए आप, ये ऐसे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब। अब थोड़ा शेप चेंज कर दिया हमने, शेप क्या कर दिए, चेंज कर दिए। ऐसे होता था ना टीवी, पीछे से लंबा होता था, सामने से चौड़ा होता था, ठीक है, देखा हुआ ना, हाँ ठीक है। चलिए इधर देखिए, अब इधर देखो बेटा, उसने क्या किया, इसके अंदर क्या रखा, 2 प्लेटें रखी बेटा, इसके अंदर 2 प्लेटें रखी गई। एक पहली जो है ये है हमारे पास में, बोलो नेगेटिव प्लेट, और एक है हमारे पास में यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट। लेकिन ये जो पॉजिटिव प्लेट है, ये नजर आ रही है ना आपको पॉजिटिव प्लेट, ये जो पॉजिटिव प्लेट है बेटा, इधर देखो आप, ये जो पॉजिटिव प्लेट है इसको एक छोटा सा होल है यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है, इसको एक छोटा सा होल है। अब ये जो नेगेटिव प्लेट है ये नेगेटिव को जोड़ी गई, और दूसरी जो प्लेट है बेटा ये किसको जोड़ी गई, पॉजिटिव को। ये नेगेटिव है और ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है। मतलब ये क्या है, एनोड है, अरे ये क्या है, एनोड, ये क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। ऐसी तो था, अरे ऐसी था ना। अब देखो इसमें से कैथोड रेज निकल रही है, जब अगर कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये यहां पे हमने एक स्क्रीन लगा दी है, यहां पे क्या लगा दी है, एक स्क्रीन। ये जो येलोइश दिख रहा है आपको बेटा, एक जो स्क्रीन है, इसे बोला हमने फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। जहां पे हमें इनविजिबल रेडिएशंस के क्या मिलेंगे, इंप्रेशन मिलेंगे। इनविजिबल रेडिएशंस के क्या मिलेंगे, इंप्रेशन। अब इधर देखो आप, यहां से रेडिएशंस निकला बाहर, यहां से रेडिएशंस बाहर निकला। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो कैसे जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अरे समझ में आया नहीं आया, अरे बेटा कोई अगर यहां से रेज बाहर निकल रहा है, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, तो ये रेडिएशंस कैसे जाएंगे, स्ट्रेट। इसलिए तो अपन ने यहां पे होल रखा है ना ऐसे, उसमें से रेज जाना चाहिए करके, ठीक है। तो यहां पे आपको एक स्पॉट मिलेगा, मिलेगा ना। चलो हमने माना कि ये कौन सा स्पॉट है, ये स्पॉट है बी। ये कौन सा स्पॉट है, बी स्पॉट है, ठीक है। ये बी स्पॉट कब मिल रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है,
तो बेटा रेस ना किधर ही डिफ्लेक्ट नहीं होगा, सीधे चला जाएगा स्क्रीन के ऊपर। और कौन सा स्पॉट मिलेगा आपको? बी स्पॉट। मतलब रेस कैसे ट्रैवल कर गई? स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर गई। हाँ, जैसे ही हमने बेटा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिए, चलिए मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के बताता हूं आपको। हमने यहां पे लगा दिया, इधर देखो बेटा, यहां पे लगा दी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखो आप, जैसे ही हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, जैसे ही हमने यहां पे क्या लगा दी बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए यहां पे लगा देते हैं पॉजिटिव और यहां पे लगा देते हैं नेगेटिव। अब ये कौन सी फील्ड है बोलो? ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मुझे एक बात बताइए, रेस किधर झुकेगी? पॉजिटिव की तरफ या नेगेटिव की तरफ? पॉजिटिव की तरफ झुक जाएगी। सबको समझ में आ रहा है? पहले कैसे जा रही थी? स्ट्रेट लाइन। पहले कैसे जा रही थी? स्ट्रेट लाइन। लेकिन जैसे ही आप पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो ये रेस बेटा डिफ्लेक्ट कर जाएगी। किधर? पॉजिटिव की तरफ के नेगेटिव की तरफ। क्यों पॉजिटिव की तरफ जा रही है? क्योंकि उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। सबको समझ में आया? तो देखो बेटा, पहले तो ये रास्ता था उसका, अब जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये रेस ऐसे नीचे आ जाएगी इसकी तरफ, पॉजिटिव की तरफ। तो आपको स्पॉट मिलेगा सी। सबको समझ में आ रहा है? सी स्पॉट कब मिलेगा? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे या मैग्नेटिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो आपको कौन सा स्पॉट मिलेगा? सी स्पॉट। क्यों मिल रहा है? क्योंकि कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज है और वो पॉजिटिव की तरफ क्या हो जाएगी बेटा? डिफ्लेक्ट हो जाएगी या अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर है सबको बातें? अब देखो, अब बारी है किसकी? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होती है। जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिख रहा है ना आपको? ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसको परपेंडिकुलर लगाना पड़ता है, ऐसे। आ रहा है सबको समझ में? परपेंडिकुलर समझता है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको परपेंडिकुलर ऐसी रहेगी ना मैग्नेटिक फील्ड, आपके सामने, आपके सामने। मतलब अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लगानी है, ये सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब है, मान लीजिए ये वाली है, ये सिलिंड्रिकल ग्लास ट्यूब को बेटा मैं यहां से निकाल के आपके सामने लाया है। यहां पे देखो सारा जो सीन है इसके अंदर चल रहा है, ठीक है। अब यहां पे ऐसी लगी हुई, एक ऊपर है और नीचे है। ये है कौन सी फील्ड है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन सी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको परपेंडिकुलर लगानी पड़ेगी ऐसे। ये कौन सी फील्ड हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड। आ रहा है ना सबको समझ में रहे? ये ऐसी लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे, अब कैसा है ये बेटा? 2D है, मैंने जो बताया आपको वो 3D है, तो थोड़ा सा उसका बोर्ड पे लिखने का थोड़ा सा तो असर तो हो गई। क्लियर है बात? जैसे ही बेटा हमने यहाँ पे मैग्नेट लगा दिए, जैसे ही हमने क्या लगा दिए? मैग्नेट। सबको समझ में आ रहा है? ये मैग्नेट बेटा ऐसे है, इधर नीचे इस साइड में, समझ लीजिए आप, मैं गोला ही बना देता हूं छुड़िए से। ये नॉर्थ है और ये क्या है? साउथ है। क्लियर है? दो पोल होते हैं ना, एक नॉर्थ होता है और एक क्या होता है? ऐसे लगा रहे यार, इसको मैंने ऐसे लगाई है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे आप, तो बेटा ये रेज जो है ये मैग्नेटिक फील्ड से दूर चली जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड से क्या चली जाएगी? दूर, मतलब ऐसे ऊपर चले जाएगी। तो कौन सा स्पॉट मिलेगा आपको? ए स्पॉट मिलेगा। आ गया सबको समझ में? देखो मुझे एक बात बताइए, ये हमारे पास में कैथोड रे ट्यूब है, ये क्या है? कैथोड रे ट्यूब। अभी कोई आपने ना तो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है ना तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई है, तो ये रेडिएशन जो है ये सीधी आ रही है। तो कौन सा स्पॉट मिल रहा है आपको? मिल रहा है, कौन सा स्पॉट मिल रहा है? बी स्पॉट। क्लियर है? जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो कौन सा स्पॉट मिलेगा? सी। सबको समझ में आया? जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगा दी आपने तो कौन सा स्पॉट मिलेगा? ए स्पॉट मिलेगा। कौन सा स्पॉट मिलेगा? ए स्पॉट। आ गया सबको समझ में? क्लियर है बातें बेटा ये? अब देखो जैसे जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रेस सीधी जा रही है, रेस सीधी आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे तो नीचे आ जाएगी, और जैसे ही मैग्नेट लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाएगी। ये ट्यूब में जो बेटा रेडिएशन जा रहे थे, पहले 20 स्पॉट मिल रहा था, नीचे से आप मैग्नेट लगा दो तो आपको स्पॉट ऊपर मिलने लगेगा। क्लियर है बात यहाँ पे? मतलब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस डिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड ये रेस कैसे ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती है। क्लियर है बात यहाँ पे? सबको समझ में आया? अब आगे देखिए आप, मुझे एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आपको ए स्पॉट मिल रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सी स्पॉट मिल रहा है, और विदाउट मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बी स्पॉट मिल रहा है। क्लियर है बात यहाँ पे? क्यों? अगर हमने एक वक्त ऐसा आएगा कि दोनों फोर्सेस को, हमने जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है, दोनों फोर्स लग रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा तो नीचे खींच रहा ना उसे, किसको? इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को नीचे खो इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स उसे ऊपर ढकेल रहा है, ऊपर पुश कर रहा है। क्लियर है बात? मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रहे हैं। जब बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा, जब इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा होगा तो कौन सा स्पॉट मिलेगा? सी। मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा दोगे तो, और दोनों फोर्स बराबर कर दोगे तो बी स्पॉट मिलेगा। सबको समझ में आया नहीं आया? बेटा जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो आपको सी स्पॉट मिलेगा,
और इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर आपने मैग्नेटिक फोर्स बढ़ा दिया तो ए स्पॉट मिलेगा, और दोनों एक वक्त ऐसा आएगा कि हमने दोनों बराबर कर दिए, तो बेटा इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज हो जाएगी कि जाना कहां है, तो बेटा वो कुछ ही नहीं सोचेगी, सीधे चले जाएंगे, ना तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे। आ रहा है ना समझ में? समझ में आया कि नहीं आया? आपको बेटा कोई खींच रहा है तो जिधर ज्यादा फोर्स लगाएगा उधर झुक जाओगे ना, और दोनों खींचने वाले बेटा आपको सरीके होगे तो आप बीच में रहोगे ना, खड़े ऐसे चुपचाप खड़े रहोगे, मजबूर रहोगे, ठीक है? तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन भी यहां पे मजबूरी में क्या करेगा, ना तो बेटा मैग्नेटिक की बात मानेगा ना तो इलेक्ट्रिक की, सीधा चला जाएगा। कब होगा ये कब होगा? जब मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर हो जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स के। आगे सबको समझ में या नहीं आया? ये सीन बेटा मुझे एक बात बताइए, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जाएंगे, कौन से फोर्स बोलो? इलेक्ट्रिक फोर्स। पूरा लिख रहा हूं बेटा यहां पे देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। कौन से फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड दी मैग्नेटिक फोर्स दोनों क्या हो जाए, सेम। दोनों हो जाए बेटा सेम, दोनों क्या हो जाए, सेम। तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन किधर ही माइग्रेट नहीं होगा बेटा, वो किधर चला जाएगा, सीधा बी स्पॉट मिलेगा। अब मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स होता है चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बेटा वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या होता है, इंटू होता है चार्ज। इंटू क्या होता है बेटा, चार्ज। और इंटू होता है वेलोसिटी। इंटू क्या होता है, वेलोसिटी। क्लियर है? ये बात दिमाग में रखिए आप कि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इंटू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इंटू वेलोसिटी। आप फिजिक्स में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बस यहां पे थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूं आपको, ठीक है? फिजिक्स के अंदर केमिस्ट्री नहीं घुसाना है हमें, ठीक है? जितना घुसा सकते थे उतना घुसेड़ दिया हमने, दैट इज केमिस्ट्री के अंदर फिजिक्स, ठीक है? जितनी जरूरत है बेटा उतने, नहीं तो मैं तो बोलोगे सर ये कैसा आया, क्यों आया, ये निकाल के बताइए, इसका कोई मतलब नहीं केमिस्ट्री में, जितना है उतना ही बता रहा हूं, सुनिए, ठीक है? तो बेटा मैग्नेटिक फोर्स होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज इंटू वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो चार्ज क्या होता है, ई के बराबर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होती है, ई, कैपिटल ई के बराबर। ये है चार्ज, चार्ज इज स्मॉल ई और इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल ई। मैग्नेटिक फील्ड इज कैपिटल बी और चार्ज क्या होगा बोलो, ई, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी। सबको समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फोर्स ई के बराबर होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ई के बराबर होगा, और मैग्नेटिक फोर्स किसके, बीई वी के बराबर। किसके बराबर होगा, बीई वी के बराबर। यहां से ई और ई आउट, ठीक है? तो E इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो बेटा, यहां पे बी वी, क्या आ गया, बी वी। अब ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, E क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड, V क्या है वेलोसिटी। अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो निकाल सकते हैं यहां से, तो बोलो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E अपॉन B। क्या हो जाएगा, E अपॉन B। ये मेरे पास में आ गई इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, कह रहे हैं नहीं? ये बेटा आपको बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन स्टेट कब जाएंगे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब मैग्नेटिक फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ई, मैग्नेटिक फोर्स होता है बीईवी। क्या होता है, बीई। ई से ई खल्लास कर दिया हमने, और यहां पे E इज इक्वल टू क्या आ गया, बीवी आ गया। तो यहां से हमने वेलोसिटी निकाले, E इज इक्वल टू क्या, V इज इक्वल टू क्या आएगा, E बाय V। और V इज अ वेलोसिटी, E इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेलोसिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो क्या पता चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या पता चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो उसे पता होगा ना, उसने अप्लाई की थी ना, समझ में आ रही ना बातें, कितनी अप्लाई की उसे पता होगा, तो निकाल सकता है वेलोसिटी, निकाल सकता है कि निकाल सकता है। अब पीछे आ जाइए बेटा, अब पीछे आ जाइए आप। अब मुझे एक बात बताइए, मैग्नेटिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन को कौन सा पाथ फॉलो करने के लिए मजबूर कर रहा है, सर्कुलर पाथ। मतलब यहां पे आपको बात समझ में आ रही है कि यहां पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये होता है ना सर्कुलर मोशन में, आप पढ़ोगे बेटा आगे कि जो ऐसा गोल गोल घूमेगा बेटा इलेक्ट्रॉन, तो उसे कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रही है ना बातें आपको? मतलब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रही है इसे कौन सा फोर्स, किसे, इलेक्ट्रॉन को। कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोवाइड कर रही है, सर्कुलर पाथ टू द इलेक्ट्रॉन, सर्कुलर पार्ट टू द इलेक्ट्रॉन। तो बेटा देखो आगे लिखता हूं यहां पे, इधर देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे लिखता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे ये देखिए आपको एक बात समझ में आ गई यहां पे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा फोर्स,
प्रोवाइड मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड दी सेंट्रीपिटल, कौन सा? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, सबको समझ में आया? तो बताइए मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है रे? BeV, क्या होता है? BeV। और फोर्स क्या होता है? mv²/r, क्या होता है? mv²/r, यही होता है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, और मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? BeV। अब बताओ क्या क्या उड़ा सकते हैं यहां से? V से V आउट, अरे यहां पे V² था, एक V चला गया तो एक V बचा, ठीक है? तो बोलो क्या होगा? BE = mv/r होगा। E/m, सबको समझ में आया बेटा? ये B को हमने इधर भेजा और ये M को इधर खींचा, तो क्या हो गया? E/m, विच इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा? बोलो रे, E/br, V/br। यहां तक कोई किसी को कंफ्यूजन है क्या? अब इक्वेशन 1 में देखो, आपको बताया मैंने, इक्वेशन V की वैल्यू क्या है? E/b, क्लियर है सबको बातें? तो रखो यहां पे रखो, फिर आप तो बोलो क्या हो जाएगा? हाँ, V की वैल्यू रखो ना बेटा, E/b, और B इंटू क्या हो जाएगा? B² इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? E/m की वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? E/m। अरे समझ में आया ना? V के जगह पे, अरे यार, V = हाँ बस दैट इज E/, क्या बोला है? E/b बोला है ना बेटा? E/b बोला है, E/b बोला है। तो बस ये V की वैल्यू यहां पे रख दी है, तो क्या हो गया? E/b²r, और ये क्या आ गया आपके पास में? E/m। बताइए E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैग्नेटिक फील्ड में ये रेडियस तो उसे पता होगी ना, उसने गिना होगा ना ये रेडियस, समझ में आ गई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसे पता है, मैग्नेटिक फील्ड उसे पता है। जब मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को भेज रहा है तो कितनी रेडियस बना रहा है ये भी उसने मेजर कर ली होगी। मतलब वहां से सारा जो मसाला है बेटा उसने कैलकुलेट कर लिया। मतलब E भी पता है, B भी पता है और R भी पता है, तो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे? E/m। तो देखो बेटा उसने E/m की वैल्यू कैलकुलेट की थी, दैट इज द E/m विच इज इक्वल टू 1.76 × 10⁸ और ये आती है कूलम पर केजी। इसमें आती है कूलम पर केजी। सबको समझ में आया ना? ये उसे पता है ना कितनी थी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसे पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसे पता है। ये सारा उसने कैलकुलेट करने के बाद में क्या निकाला? सिर्फ E/m निकाला। सबको समझ में आया? उसने बेटा ये जो है ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन पर का, और ये m क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है। ना तो उसने चार्ज निकाला ना तो उसने मास निकाला क्या? E/m। और E/m की वैल्यू कितनी है बोलो यहाँ पे? 1.76 × 10⁸ कूलम पर केजी। ये 8 है रे, ये क्या हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा कूलम पर केजी। अगर हाँ मुझे क्या करना है, सॉरी कूलम पर ग्राम है बेटा, ये क्या है? कूलम पर ग्राम है। एक मिनट, गलत हो गया ये। अगर कूलम पर केजी करना है तो 10⁻11 करना पड़ेगा। ये कूलम पर क्या है बेटा? ग्राम है। ये जो वैल्यू है ये किसमें होगी? कूलम पर ग्राम में। अगर केजी में करना है तो 10⁻3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बोलो क्या होगी? हाँ 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम पर क्या हो जाएगी? केजी। सही है ना कि गलत है? सही है ना? ग्राम का किलोग्राम में बाय मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3 होता है। बाय मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, किलोग्राम का ग्राम में बाय मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, नहीं यार गलत हो गया वो, है ना? नहीं ना, गलत हो गया यार, मुझे ऐसा लग रहा है। ये एक मिनट रुको, देखो मैंने क्या बोला था आपको, अगर केजी का ग्राम में करना है, ये गलत हो गया ना फिर। मतलब पहले जो लिखा था वो सही लिखा था, पहले जो लिखा था बेटा। चलिए ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करते हैं, ये हो जाएगा कूलम पर केजी। क्या हो जाएगा? कूलम पर केजी। कूलम पर केजी, वो तो कूलम पर ग्राम में होगा। वो कूलम पर क्या होगा? 10⁻11 क्या हो जाएगा? कूलम पर ग्राम में। तो E/m की रेशियो की वैल्यू बेटा, m जो है एक रेशियो है। किसका रेशियो है बोलो? E/m, चार्ज टू मास रेशियो। कौन सा रेशियो है? चार्ज टू मास। इसे आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? बोलो स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलेंगे इसे? आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक चार्ज। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का जो E/m रेशियो की वैल्यू कितनी है? कांस्टेंट है। वो कितनी है? 1.76 × 10⁸
कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। और E बाय एम को आल्सो कॉल्ड एज क्या कहते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। आपको पूछा जाएगा कि बताइए स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है। स्पेसिफिक चार्ज बोलो तो E बाय एम रेशियो, E बाय एम रेशियो। E क्या है, चार्ज है, M क्या है, मास है। E बोले तो किसका चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का, M बोले तो किसका मास है, इलेक्ट्रॉन का ही मास है। अरे दो किसकी बात चल रही है, प्रोटॉन का बात की है कि हमने यहाँ पे न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं क्या, सारी बात अभी किसके ऊपर चल रही है बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का ही क्या होगा बेटा, मास होगा। सबको समझ में आया, क्लियर है? अरे आ रहा है ना सबको समझ में? अगर मुझे इलेक्ट्रॉन का वर्क डन बढ़ाना है तो पोटेंशियल बढ़ा के कर सकते हैं हम, क्या चार्ज बढ़ा के कर सकते हैं? नहीं, चार्ज तो फिक्स है ना बेटा, चार्ज तो क्या है, फिक्स है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल वर्क डन बढ़ाना है या घटाना है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, पोटेंशियल को ही चेंज कर सकते हो। तो सबको बातें क्लियर है? ये देख लीजिए एक बार, आप आराम से देख लीजिए। अगर किसी चीज में आपको डिफिकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं बेटा मुझको, ठीक है? तनिष वो ऑफ कर दे बेटा। देखो आप एक बार देख लो अच्छे से, अगर कोई चीज नहीं समझ में आई तो बेटा मैं एकदम आराम से बताता हूं आपको। अगर कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछिए मुझसे।